नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले एक ऐसे पहलवान की बात जो पहले तो देश के लिए मेडल के कारण जिसका नाम हुआ, लेकिन अब किसी और कारण से नाम सुर्खियों में है। साथ ही पहलवान की हत्या के मामले में फरार पदक विजेता सुशील पहलवान की आखिरी लोकेशन पंजाब के बठिंडा में मिली है। दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर है, लेकिन सुशील अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस का दावा है कि वो सुशील के बेहद करीब है। वहीं मृतक जो है उसका परिवार ये कह रहा है कि सुशील को फांसी दी जानी चाहिए। देखते हैं रिपोर्ट। सोनीपत में ये है पहलवान सागर धनखड़ का परिवार, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। सागर धनखड़ की हत्या 4 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई थी। हत्या का आरोप 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान पर है। सागर के परिवार का कहना है कि सुशील की ऊंची पहुंच है, कहीं वो बच ना जाए, उसे फांसी होनी चाहिए। पूरे मामले में ये लगता है सुशील की पहुंच, एक ओलंपियड है सुशील, तो उसकी पहुंच बहुत तगड़ी है। हमें ये लगता है शायद वो सबको दबा जाएगा और इस केस से बाहर बेकसूर पार हो जाएगा। लेकिन अगर मीडिया इस केस को अच्छे से उठाएगी तो शायद हमें न्याय मिलेगा। हत्या के बाद सुशील का एक साथी पकड़ा गया, जबकि सुशील 4-5 साथियों के साथ फरार हो गया। कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने सुशील की तलाश में राजधानी के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब में भी छापेमारी की है। पुलिस के मुताबिक सुशील की आखिरी लोकेशन बीते शुक्रवार पंजाब के बठिंडा में मिली थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से गायब हो गया। उस जो पहलवान ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਏਸੀਪੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ सिम कार्ड इथों बठिंडा तो इशू होया ते जिस बंदे दे नाम ते वो इशू होया सी उन्होंने उन्होंने राउंड अप किया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि सागर सुशील के मकान में किराए पर रहता था। सागर ने 2 महीने का किराया नहीं दिया था। महज इसी बात को लेकर सुशील ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मार डाला। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पहलवान सुशील कुमार, जिन पर देश को नाज था, अब दिल्ली पुलिस उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने के बेहद करीब है। पुलिस का दावा है कि उसके पास एक वीडियो है जिसमें सुशील खुद मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ है कि इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे शख्स और इतना सम्मान पा चुके शख्स से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और सीधा मुकेश सिंह सेंगर के पास हम चलते हैं। मुकेश, ये एक ऐसा शख्स है जिसकी तस्वीर हर जगह बिल्कुल छाई हुई है, खासकर पंजाब हरियाणा जहां पर खेलों को इतनी तरजीह दी जाती है, और तब भी दिल्ली पुलिस के हाथ ये अब तक नहीं लगा है। देखिए, बिल्कुल सुशील कुमार को पूरा देश जानता है। वो 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुके हैं, साथ में उनको अर्जुन अवार्ड मिला है, उनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, तो देश का एक बहुत बड़ा नाम है। और जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े अवार्ड हासिल किए हैं, देश को उन पर नाज था। और ऐसे में इस शख्स से इस तरह की उम्मीद करना कि वो किसी की हत्या कर देगा, शायद कोई भी किसी को विश्वास नहीं होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसके पास एक फुटेज है जिसमें वो साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह सुशील खुद मारपीट कर रहा है। इसके अलावा जब मारपीट हुई थी तो उसमें 2 लोग और घायल हुए थे, जिनके बयान भी पुलिस ने लिए हैं। और उन्होंने खुद कहा है कि सुशील कुमार अपने साथियों के साथ मारपीट करने आया था। माफ करिए। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। और जानकारी ये मिली है
कुछ शुक्रवार को सुशील की लोकेशन बठिंडा में आई थी। उसने किसी का मोबाइल इस्तेमाल किया था। पुलिस ने उस शख्स को पकड़ा है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक सुशील का कुछ भी पता नहीं चला है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकेश, जो साथी थे इनके आसपास उस वक्त आपने बताया कि कुछ चश्मदीद भी थे, क्या उन्होंने इस बात के लिए सीधा सीधा सुशील पहलवान को ही दोषी ठहराया है जिस तरह से मौत हुई है इस शख्स की, सागर की? देखिए, बिल्कुल 4 से 5 लोग एक साथ आए थे, जिसमें सुशील पहलवान भी था, और 3 से 4 गाड़ियां थी जिसमें ये लोग सवार होकर आए थे। उसके बाद आरोप है कि इन लोगों ने सागर पर हमला किया, छत्रसाल स्टेडियम के अंदर वहां पर मारपीट हुई और पुलिस को बहुत सारी जगहों के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें सुशील आता हुआ दिख रहा है, उसके हाथ में डंडा है और उसने मारपीट की है। तो पुलिस के पास कई गवाहों के बयान हैं और साथ में मोबाइल फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, जिससे पुलिस पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ रही है। और पुलिस ने कोर्ट में भी कहा है कि उसके पास सुशील कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस के पास पुख्ता सबूत है, लेकिन फिलहाल अभी हाथ ये शख्स नहीं लगा है। और रुख करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में वैक्सीन की कमी के कारण कल से 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद हो जाएगा। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लगातार वैक्सीन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से कई वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद भी करना पड़ा है। ऐसे में हमें केंद्र सरकार से और वैक्सीन चाहिए। देश भर में वैक्सीन की आई कमी को दूर करने के लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार को 4 सुझाव भी दिए। केंद्र सरकार तुरंत वैक्सीन बनाने वाली देश की सभी कंपनियों को कोवैक्सीन बनाने का आदेश दे। सभी विदेशी वैक्सीन कंपनियों की वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल करने की तुरंत इजाजत दी जाए। जिन देशों के पास जरूरत से ज्यादा वैक्सीन हो उनसे वैक्सीन मांगा जाए। वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भारत में उत्पादन की इजाजत दी जाए। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो खत्म हो गए हैं, इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक खत्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन खत्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है, केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे, 30 महीने से भी ज्यादा। तब तक तो न जाने कितनी और कोरोना की लहरें आएंगी, न जाने कितने और लोगों की मौत हो जाएगी। तीसरी लहर से दिल्ली और देश को बचाने का एक ही तरीका है, कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की सुरक्षा दी जाए। तो जैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे थे, दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी हो गई है और इस वजह से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन अब कल से नहीं होगा। वैक्सीन कम होने से कई वैक्सीनेशन सेंटर को बंद भी किया गया है। उन्हीं में से एक जामा मस्जिद के पास का वैक्सीनेशन सेंटर है। दिल्ली में जिन सेंटरों पर कोवैक्सीन लगाई जा रही थी वो तो पहले ही बंद हो गए हैं। अब कोविशील्ड लगाने वाले टीकाकरण केंद्र भी बंद होने लगे हैं। जामा मस्जिद के वैक्सीनेशन सेंटर पर लिखा है कि वैक्सीन नहीं होने की वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली के कई और वैक्सीनेशन सेंटरों का भी यही हाल है।
लेकिन दूसरी तरफ एक राहत की खबर यह भी है कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में कोरोना के 2260 नए केस सामने आए, जो 31 मार्च के बाद सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में 182 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण दर भी घटा है, जो अब 3.58% है, जो 1 अप्रैल के बाद सबसे कम है। दिल्ली में एक्टिव केस भी कम होकर अब करीब 31,000 रह गए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 96% के पार हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 63,155 टेस्ट हुए हैं। और अब खबर असम से, जहां के चाय बागान में तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 18,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के आंकड़े अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से कम 12 लोगों की जान जा चुकी है। 19 मई को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 229 चाय बागानों में 1851 कर्मचारी और मजदूर संक्रमित पाए गए हैं, जबकि सीमित संसाधनों के साथ 214 चाय बागानों में अब तक कोविड केयर सेंटर खोले गए हैं। जहां भी 20 लोग संक्रमित हो रहे हैं, उसे एक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि अगर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता रहा तो कई चाय बागानों को बंद भी करना पड़ सकता है। 2020 में चाय बागान पे ये कोरोना इतना फैला नहीं था, लेकिन इस बार का जो संक्रामक है वो काफ़ी चाय बागान पे ऑलरेडी फैल चुका है। सारी बागान की निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग ने कर रखा है। और जहाँ भी पॉजिटिव मिला जा रहा है उन्हें हम बागान पे अपना घर पे होम क्वारंटाइन करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बागान की लाइन पे ये सुविधा है नहीं। और जैसे कि आपको मालूम है, चाय बागान में वर्कर अभी भी काम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बागान में फैल जाता है तो ज़रूर उस बागान का काम भी बंद करने के लिए हम लोग मजबूर होना पड़ेगा। मेरे को लगता है इन फ्यूचर इट विल टेक ए सीरियस टर्न, बट गवर्नमेंट ऑफ असम इज टेकिंग टू मच ऑफ इनिशिएटिव एंड हम लोग उसको बंद भी कर रहे हैं। लेकिन इसको कुछ वेनरेबल सेक्शन से उसमें हम लोग पकड़ता है, इसको बहुत टेंशन है। इसीलिए गवर्नमेंट का जो प्रयास रहा है, एक अलग सा SOP जारी किया गया। अब तक ब्लैक फंगस का शिकार बड़े बुजुर्ग हो रहे थे, लेकिन अब अहमदाबाद में एक 16 साल के मरीज में ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है। यहाँ के एप्पल चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे के दांत, जबड़े, नाक, साइनस के हिस्से में ये म्यूकर फैला गया था, जो कि ऑपरेशन के बाद निकाला गया। म्यूकर जल्दी डिटेक्ट होने से फंगस का फैलाव ज्यादा नहीं था। अस्पताल के मुताबिक ये मरीज 13 अप्रैल को गंभीर कोविड निमोनिया के साथ भर्ती हुआ था। करीब 10 दिन बाद वो रिकवर होकर डिस्चार्ज हुआ, लेकिन एक हफ्ते बाद इसमें म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण दिखे। इसके बाद अस्पताल में उसका ऑपरेशन किया गया। A 16-year-old boy with COVID pneumonia was admitted at my hospital with severe pneumonia. Post-discharge, he was doing fine, but after 7 days, he developed symptoms of mucormycosis, and he has been confirmed mucormycosis by biopsy, and he has been operated for the same. He has received amphotericin B for mucormycosis, and he's doing very well now and getting discharged on next 2 to 3 days. वैसे ब्लैक फंगस के मामलों में हुए इजाफे के बाद इसके इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन लिपोसोमैल एम्फोटेरिसिन बी की किल्लत भी दिख रही है। औसतन हर एक मरीज को रोजाना 5 से 8 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, जबकि ये इंजेक्शन फिलहाल कहीं उपलब्ध नहीं है। कोरोना या उसके बाद ब्लैक फंगस के इलाज में कई परिवारों को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। मेरा भाई एडमिट है यहाँ से 4 मई से। एक्चुअली ये 14 मई से यहाँ पे मेडिसिन मिलना बंद हो गया, इंजेक्शन मिलना बंद हो गया। हॉस्पिटल ने बोला कि आप बाहर से अरेंज करिए। उसके लिए हमने इंक्वायरी की मार्केट में कहीं पे नहीं मिल रहा है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट किया, उन्होंने सीधा बोल दिया कि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस है, इसलिए हम बेच नहीं सकते। तो हमने अदर स्टेट अप्रोच किया, अदर स्टेट में भी अवेलेबल नहीं। देन हमने अदर कंट्रीज़ में अप्रोच किया, नेपाल में इंक्वायरी की, नेपाल में स्टॉक नहीं है। देन UK में इंक्वायरी की, वहाँ पर स्टॉक था। तो हमने तो पर्सनल यूज लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया, लेकिन कॉस्ट इतनी थी तो वो बियर नहीं कर सकता। 4 मई से मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस से पीड़ित अपने भाई के लिए दीपक माली हर जगह लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन तलाश आए।
अब विदेश से मंगाने की कोशिश में है। यही कहानी और भी लोगों की है। वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस हो गए, एफडीए हो गए, वहाँ पे भी हम लोग कांटेक्ट कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ब्लैक फंगस के इलाज में औसतन 28 दिन लग जाते हैं। रोज समय पर इंजेक्शन लगने जरूरी है, लेकिन नहीं लग पाने से कई लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है। जलगांव के मयूरेश ने पिता के इलाज के लिए खेत तक गिरवी रख दिए, लेकिन इसके बावजूद इंजेक्शन नहीं होने से इलाज में देरी हो रही है। मैं तो सर मतलब जो कुछ था नहीं था सब दाव पे लगा के है वो। अभी इसको और डिटेल में बताना चाहे आपको तो सोना गिरी हुई है, जमीन गिरी हुई है। कहाँ से आए आप? जलगांव। जलगांव से यहाँ पे सिर्फ इलाज के लिए? इलाज के लिए आया हूँ सर। मैं 27 अप्रैल से मैं इस हॉस्पिटल में हूँ। ऑलरेडी खर्चा तो मेरा 30-35 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पे हो चुका है। परिजनों का आरोप है कि राज्य सरकार की सख्ती की वजह से उन्हें ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे केंद्र सरकार से इस इंजेक्शन की मांग कर रहे हैं। आम्ही जवळ 2 लाख हमने 2 लाख इंजेक्शन के परचेज ऑर्डर दिए हैं कंपनियों को, लेकिन जब तक केंद्र सरकार उन्हें इसे महाराष्ट्र को अलॉट करने को नहीं कहते, वो इसे नहीं दे सकते। हम केंद्र सरकार से इसे जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र को देने की मांग करते हैं कि हे महाराष्ट्राला एवढे द्या, तोपर्यंत त्या कंपन्या पण देऊ शकत नाही। ये मामला ठीक वैसा ही है जिस तरह से कोरोना के दूसरे लहर के शुरुआत में रेमडेसिविर का था। मांग बहुत ज्यादा थी और इंजेक्शन ना के बराबर। अब एक बार फिर से मरीज के परिजन दर दर भटकने को मजबूर हैं, जिसके वजह से ये सवाल उठता है कि क्या सरकार ने अपनी पिछली गलती से कुछ नहीं सीखा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर वार किया है। उन्होंने लिखा है कि मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा भी भारी कमी है। इससे जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। बार परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाए जाने के बाद महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने 10 जून से एमबीबीएस छात्रों की ऑफलाइन प्रक्रिया से परीक्षा लेने की बात की है, जबकि कोरोना और दूसरे कारणों से कई छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षा ऑनलाइन क्यों नहीं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि 10 जून से एमबीबीएस के छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी, लेकिन कई छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। हमें कभी एग्जाम्स का अपोज नहीं रहा, लेकिन सर जिस कंडीशन में हमें एग्जाम के लिए फोर्स किया जा रहा है, जब रिस्क इतनी ज़्यादा है सर, 75% ऑफ पॉपुलेशन जो मेडिकल स्टूडेंट जो अपीयर होने वाले हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है, फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। और सर महाराष्ट्र का कोई ऐसा हॉस्टल नहीं है जहाँ पे हम ये इंश्योर कर सके कि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। हमारी 3rd ईयर की भी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, फाइनल ईयर की भी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू है अभी। जो एक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है सारे, जो हमें पेशेंट्स को ट्रीट करना है वो हमें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब एग्ज़ाम्स की बात आती है, सेम सिस्टम जब हमें एसेस करने की बात करती है, तब कहते हैं कि नहीं, ये सिस्टम पे हम बिलीव नहीं करते कि तुम इससे क्वालिफाइड हो गए या नहीं। अब तक छात्रों की परीक्षा 3 बार आगे बढ़ाई जा चुकी है और अब 10 जून से शुरू करने की बात की जा रही है। 2nd और 3rd ईयर एमबीबीएस की परीक्षा दिसंबर और जनवरी में होती है, जिसे कोरोना के चलते पहले फरवरी और उसके बाद अप्रैल तक स्थगित किया गया। इसके बाद परीक्षा की तारीख 2 जून तय की गई, जिसे लॉकडाउन की वजह से अब 10 जून कर दिया गया। छात्र पूछ रहे हैं कि 2 से 10 जून के बीच 8 दिन में कोरोना कैसे कम हो जाएगा। छात्रों को ये डर भी है कि कहीं संक्रमित होने की वजह से उनकी परीक्षा न छूट जाए। इसीलिए कई लक्षण होने के बावजूद कई छात्र टेस्ट करवाने से कतरा रहे हैं। मुझे अभी थोड़े सिम्टम्स है, तो बहुत सारे मेरे दोस्त भी ऐसे हैं जिनको खुद को सिम्टम्स है, लेकिन फिर भी वो टेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर टेस्ट किया तो 15-20 डेज इसमें क्वारंटीन में वगैरह चले जाएंगे तो एग्ज़ाम मिस होगा, और एग्ज़ाम मिस होगा तो सीधा 6 महीने बाद एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पहले से 4 महीने हमारे गए हैं पोस्टपोन की वजह से, और फिर से 6 महीने, मतलब हमारा पूरा साल ऐसे ही चला जाएगा। छात्रों ने 13 मई को राज्य सरकार और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को पत्र लिखकर बताया कि राज्य में 3660 छात्र पॉजिटिव हैं और कुल छात्रों के परिवारों में 5736 एक्टिव मामले मौजूद हैं।
कई छात्र और उनके परिवार वाले अस्पताल में एडमिट हैं, जिसके वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। 81.9% छात्र हॉस्टल में रहते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा सकता। एक कमरे में कई छात्र रहते हैं और कॉमन वॉशरूम का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई छात्र गांव में रह रहे हैं और वापस सफर कर परीक्षा देने के समय संक्रमण का खतरा है और परीक्षा सेंटर में मौजूद रहने वाले 500 छात्रों को इससे खतरा हो सकता है। हम जो गर्ल्स हैं वो एक फ्लैट में 19 गर्ल्स एक साथ रह रही हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं, हम एग्जामिनेशन हॉल में तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेगी यूनिवर्सिटी, लेकिन वो हॉस्टल में आके कैसे मेंटेन करेगी? वहाँ पे तो संक्रमण हो ही सकता है ना। छात्रों की मांग के बावजूद महाराष्ट्र के वैद्यकीय शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने ट्वीट कर कहा कि भले ही कोविड के मामले बढ़ रहे हों, लेकिन छात्रों की परीक्षा को रद्द या ऑनलाइन नहीं लिया जा सकता और अदालत ने इसकी इजाजत भी नहीं दी है, इसलिए परीक्षा ऑनलाइन नहीं हो सकती है। जाहिर है कि छात्र और प्रशासन के बीच अब तक इस मामले में एक राय नहीं बन पाई है, जिसका असर छात्रों के स्वास्थ्य के साथ ही उनके भविष्य पर पड़ सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में पिछले एक महीने में तकरीबन 5,000 मौतें कोविड से हुई हैं। इनका अंतिम संस्कार भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थी, क्योंकि कई लोग शहर में अकेले रहते थे तो कुछ परिवार वाले ऐसे भी थे जो डर कर सामने नहीं आए और उन्होंने सभी धर्मों के रीति रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार के काम को अंजाम देना शुरू किया। निहाल किदवई की रिपोर्ट। तनवीर अहमद का नाम आज बेंगलुरु में सबकी जुबान पर है। मर्सी एंजल्स के बैनर तले अपनी टीम के साथ उन्होंने सभी धर्मों के तकरीबन 600 लोगों का अंतिम संस्कार उनके धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक किया है। ये चंद तस्वीरें इसकी गवाह हैं, लेकिन अब वो ज्यादा व्यस्त हो गए क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लिंगायत कम्युनिटी के हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हैं, सिख मज़हब के हैं और हिंदू क्रिमेशन जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा किए हैं और बहुत से ऐसे केस किए हैं जहां उनका कोई नहीं था। ज़्यादातर क्या होता है कि उनका अंतिम क्रिया किया जाता है वहाँ पे और उनकी अस्थियां ली जाती हैं। अगर फैमिली चाहती है तो उनको दे देते हैं, वरना हम खुद ही उसको पानी में बहा देते हैं। यही सीखे हम इस देश में कि मज़हब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना, तो कोई भी हो हमको करना ही है ना। जो भी मरना तो सबको है, उनको उनकी आखिरी जगह पे पहुंचाना तो हमारा धर्म है, सब वही सिखाते हैं। तनवीर की ही तरह कई और दूसरे लोग भी हैं जो इस मुश्किल दौर में अपनी जान को जोखिम में डालकर इस कोशिश में जुटे हैं कि जो लोग कोविड की वजह से इस दुनिया से चल बसे उनका कम से कम सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार हो सके। ये काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ काम है, क्योंकि लगातार शहर में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कोविड संक्रमण शुरू होने के बाद बेंगलुरु में जहां पहले 13 महीनों में 5,000 मौतें हुई थी, वहीं दूसरी वेव में सिर्फ पिछले एक महीने में ही 5,000 जाने गए, जबकि राज्य में 2 महीनों के दरमियान लगभग 10,000 मौतें हुई हैं। बहुत से मामले काफी देर से अस्पताल पहुंचे, ऐसे में काफी आईसीयू की मांग बढ़ी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात आगे खराब ना हो। कर्नाटक से ही नहीं बल्कि देश के कई दूसरे हिस्सों से क्रिटिकल पेशेंट बेंगलुरु आए और आईसीयू से वेंटिलेटर पर पहुंचे और उनमें से कई की मौत हुई। And the mortality being very high in the ICU, especially on ventilated patients, we would have a much higher mortality. देश में कोरोना की वजह से हुई पहली मौत भी कर्नाटक के कलबुर्गी में ही हुई थी, लेकिन इस दूसरी वेव के लिए सरकार तैयार नहीं थी, जिसका असर हर मोर्चे पर दिखा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज डॉक्टर अनस मुजाहिद के घर पहुंचे और उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। डॉक्टर अनस सिर्फ 26 साल के थे और कोरोना से जूझते हुए उनकी मौत हो गई थी। डॉक्टर अनस के पिता ने कहा कि ड्यूटी करते हुए और लोगों की जान बचाते हुए बेटे की जिंदगी चली गई। उम्मीद करता हूं कि मेरे बाकी बच्चे भी देश की सेवा में जुटे रहेंगे। हमारे जीटीबी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे। 9 मई को कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते करते उन्हें अचानक कोरोना हुआ और कुछ ही घंटों के अंदर उनका देहांत हो गया। और इन्हीं की तरह के बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो फ्रंट पे आके लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज हम लोग दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचा पा रहे हैं। आज मुझे इतनी खुशी और उल्लास हो रहा है, बावजूद कि मेरा बेटा नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरे पास आए और इन्होंने मेरी जो मदद की है। मैं ये चाहता हूं कि जो लोग भी इस विपदा से दो चार हैं उन पर इसी तरीके से लोगों की खिदमत करते रहें। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे परिवारों के सामने आर्थिक संकट भी विकराल है। एक तरफ परिवार के सदस्य को संक्रमण से मुक्त कराने की चुनौती है तो इलाज पर बढ़ता खर्च उनकी चिंता का एक बड़ा कारण है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बीमारी वाकई बेहद मुश्किल हालात लेकर आई है। सोनाक्षी चक्रवर्ती की एक रिपोर्ट। कोरोना ने सिर्फ बेशकीमती जिंदगियां ही नहीं छीनी हैं, इसने औसत मध्य वर्गीय भारतीय घरों की बड़ी मुश्किल से की गई बचत को भी सोख लिया है। अस्पतालों के भारी बिल की वजह से परिवारों को उधार लेना पड़ रहा है। दिल्ली में मार्केटिंग के काम में लगे साहिल को अपनी मां के अस्पताल का बिल चुकाने के लिए उधार लेना पड़ा, जबकि उनका बीमा भी था। मैंने माता पिता का 8 लाख कवर वाला स्वास्थ्य बीमा कराया था। दुर्भाग्य से मां 25 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहीं, जिसमें से 17 दिन वो वेंटिलेटर पर रहीं और बीमे में ज्यादा दिन तक कवर नहीं रहता। बिल आया 15 लाख का और इसमें मेरे सारी बचत चली गई। मेरे रिश्तेदार ने बिल भरने में मदद की। मिसेस गुहा के पति की मौत उनकी न्यूरोलॉजिकल समस्या से हुई, लेकिन महामारी की वजह से उनको भी अस्पताल में जगह नहीं मिल पाई। अब उनकी बीमा कंपनी इलाज का खर्च देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे। इंश्योरेंस घर में रहकर इलाज कराने का कवर बीमा में नहीं मिलता। बहुत सारे मध्य वर्ग वाले परिवारों को इलाज के खर्च पूरे करने के लिए बहुत कुछ बेचना पड़ गया। कई परिवार अब क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाने को मजबूर हैं। नागपुर में इंजीनियरिंग की छात्रा मीनल जनाई ने अपने कैब ड्राइवर के पिता के लिए 85,000 रुपए जुटाए। उसे 1,80,000 चाहिए थे। सरकार को इस इमरजेंसी पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मेरा परिवार है या देश में बाकी परिवार हैं। घर पर जो खर्चा हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। नर्सें बहुत ज्यादा पैसे ले रही हैं, एक दिन के करीब 10,000 रुपए। अब जब इंश्योरेंस से मदद नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? डॉक्टर कहते हैं कि जब मरीज उनके पास बिना पैसे के इलाज के लिए आते हैं तो वो बेबस हो जाते हैं। मैंने कई परिवार देखे हैं जो कोविड की वजह से शारीरिक और मानसिक तकलीफ के अलावा आर्थिक संकट भी झेल रहे हैं। मैं एक परिवार को जानती हूँ जहाँ अकेला कमाने वाला व्यक्ति कोविड संक्रमित हो गया था। मैंने देखा कि लोग ऑक्सीजन के लिए 60 से 70,000 रुपए मांगते हैं। कोरोना वायरस के दूसरे लहर के कारण हर तरफ गम का माहौल फैला हुआ है। कोरोना वायरस ने ना ही सिर्फ अपनों को अपनों से छीन लिया है, लेकिन उनकी जिंदगी भर की कमाई भी छीन ली है। अब इन हालातों में इन परिवारों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती है। कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ नई दिल्ली में सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए।